नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 टीवी और आपके साथ मैं हूं प्रियंका सिंह। हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का एक बार फिर से बेहद स्वागत है। बुलेटिन का आगाज अहम खबरों के साथ करेंगे। सबसे पहला रुख यमुनानगर की ओर। हरियाणा के यमुनानगर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर बड़ा हमला किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें कांग्रेस के दिनों को भूलना नहीं चाहिए। हमने 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार के दौरान कई संकटों का सामना किया था, जैसे पूरे देश में ब्लैकआउट हो जाना और बिजली का गुल हो जाना। मोदी ने कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार आज भी होती तो देश को फिर से ऐसे ही संकटों का सामना करना पड़ता। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार रहती तो ना कारखाने चल पाते, ना रेल चल पाती, ना खेतों में पानी पहुंच पाता। मोदी ने इस दौरान कांग्रेस के शासनकाल को संकटों का दौर बताते हुए अपनी सरकार की उपलब्धियों को प्रमुखता से पेश किया। हमें कांग्रेस के दिनों को भी भूलना नहीं चाहिए। हमने 2014 से पहले जब कांग्रेस की सरकार थी वो दिन भी देखे हैं जब पूरे देश में ब्लैकआउट होते थे, बिजली गुल हो जाती थी। कांग्रेस की सरकार रहती तो देश को आज भी ऐसे ही ब्लैकआउट से गुजरना पड़ता। न कारखाने चल पाते, न रेल चल पाती, न खेतों में पानी पहुंच पाता। यानी कांग्रेस की सरकार रहती तो ऐसे ही संकट बना रहता, बढ़ता रहता। हमें कांग्रेस के दिनों को भी भूलना नहीं चाहिए। हमने 2014 से पहले जब कांग्रेस की सरकार थी वो दिन भी देखे हैं जब पूरे देश में ब्लैकआउट होते थे, बिजली गुल हो जाती थी। तो वहीं बिहार के पटना से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने आज एक तीखा बयान देते हुए शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए। मांझी ने कहा कि मैं कांग्रेस और एनडीए गठबंधन के अतिरिक्त लोगों से पूछना चाहता हूं कि उनकी भी सरकार यहां थी, तब उन्होंने शिक्षा के लिए क्या किया। मांझी ने अंबेडकर साहब के विचारों का हवाला देते हुए कहा कि अंबेडकर साहब ने कहा था कि राष्ट्रपति का बेटा हो या कोई दलित, सभी को एक समान शिक्षा का अधिकार है, लेकिन आज तक वैसी व्यवस्था नहीं आई। मांझी ने सुप्रीम कोर्ट समुदाय की साक्षरता को लेकर के भी तमाम चीजें कही है। एससी समुदाय की साक्षरता दर का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सामान्य वर्ग की साक्षरता दर 80 है और एससी की साक्षरता दर 28 है। इतने बड़े अंतर के लिए दोषी कौन है? मांझी ने इन आंकड़ों के लिए उन लोगों को जिम्मेदार ठहराया जिन्होंने 60-65 साल तक सत्ता का दुरुपयोग किया और कहा कि उन्हें इस दिन को मनाने की तरफ से कोई भी अधिकार नहीं है। देखिए, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की जयंतियां हम समझते हैं कि लोग भूल चुके थे। कांग्रेस वालों ने जो आज वो जयंती मनाते हैं वो भूल चुके थे। जब विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार आई, यानी कि नन कांग्रेस पार्टी की सरकार आई, तो बाबा अम्बेडकर को जानने और उनको प्रचार करने का प्रयास किया और तभी फिर भारत रत्न की उपाधि भी दी गई। आज नरेंद्र भाई मोदी जी हैं जो पंचतीर्थ की स्थापना कर खास करके नंदन में उनके निवास को अंबेडकर स्मारक के रूप में संसार के सामने रखने का काम किया है। तो जयंती मनाने का अधिकार जो नरेंद्र भाई मोदी जी है उनके अनुयायी को है, जो आज उनके चरण चिन्ह पर उनको यादगार करने के लिए कर रहे हैं। लेकिन लोग आज मना रहे हैं क्योंकि बिहार में खास करके चुनाव है। चुनाव में दलितों का मसीहा कौन है, कौन बाबा अम्बेडकर को समझते हैं उनके हैं। तो दिल्ली से सियासत की बड़ी टक्कर सामने आई है। वक्फ संशोधन अधिनियम पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान पर अब बीजेपी ने कड़ा पलटवार किया है। बीजेपी सांसद
सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि भारत की संवैधानिक व्यवस्था के तहत कोई भी राज्य केंद्र सरकार के बनाए कानून को मानने से इनकार नहीं कर सकता। त्रिवेंद्र से यहाँ पर उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया है कि ममता बनर्जी ये मान लेंगी कि अगर पश्चिम बंगाल में कोई जिला पंचायत विधानसभा के बनाए कानून को ना माने, अगर नहीं तो फिर राज्य कैसे केंद्र सरकार के कानून को चुनौती दे सकता है। उन्होंने कहा कि ये पूरा मामला साफ दर्शाता है कि इंडी गठबंधन और ममता बनर्जी के लिए संविधान का कोई महत्व नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी के शासन में पश्चिम बंगाल लगातार उपद्रवी तत्वों के हाथों में फंसता जा रहा है और अराजकता की ओर बढ़ रहा है। इस बयान के बाद अब केंद्र और राज्य के बीच टकराव और तेज होने की आशंका है। मैं पुनः कह रहा हूं कि भारत की संवैधानिक व्यवस्था के तहत ममता जी से ही मैं कहता हूं, क्या आपकी अनुमति देंगी कि आपकी कोई जिला पंचायत पश्चिम बंगाल विधानसभा के कानून को न माने तो कोई राज्य कैसे केंद्र सरकार के कानून को नहीं मान सकता। यह भी साफ दर्शाता है कि इंडी गठबंधन और ममता बनर्जी जी के लिए संविधान का कोई माने नहीं। वैसे मैं एक और बात भी कहना चाहूंगा, आज ममता बनर्जी जो कर रही हैं ये उनकी राजनीतिक कुशलता नहीं, विवशता है, क्योंकि अब कट्टरपंथी तत्वों के हाथ में तृणमूल कांग्रेस की सरकार बंधक हो चुकी है। ममता बनर्जी जी के हाथ में अब कुछ नहीं रह गया है। पश्चिम बंगाल उनके शासनकाल में उपद्रवी तत्वों के हाथ से होते हुए अराजकता की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है। इसलिए उनका ये बयान देश के लिए बहुत घातक है, पर मुझे लगता है कि आज वो चाह कर भी इसके विरुद्ध जाने का साहस नहीं रखता। मैं पुनः कह रहा हूं कि भारत की संवैधानिक व्यवस्था के तहत ममता जी से ही मैं कहता हूं, क्या आपकी अनुमति देंगी कि आपकी कोई जिला पंचायत पश्चिम बंगाल विधानसभा के कानून को न माने। इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है देहरादून से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कड़े निर्देश जारी कर दिए हैं। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सीएम धामी ने निर्देश दिए हैं। चारधाम यात्रा को लेकर के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। 24 अप्रैल तक यात्रा की तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। 30 अप्रैल से शुरू होने जा रही चारधाम यात्रा को लेकर के प्रशासन सख्त है। यात्रियों को दर्शन कराने की तमाम पुख्ता व्यवस्था की जाएगी। अंतिम चरण में चारधाम यात्रा को लेकर के तैयारियां जारी है। 15 सुपर जोन और 41 सामान्य जोन में इसे विभाजित किया गया है। यात्रियों में 50,000 वाहनों की पार्किंग व्यवस्था को लेकर के तमाम तैयारियां पूरी की गई है। 700 के करीब नियुक्त किए जा रहे हैं मेडिकल स्टाफ। वहीं 50 स्थानों पर स्क्रीनिंग सेंटर भी बनाए जाएंगे। 154 एम्बुलेंस यात्रा मार्ग पर अलर्ट रहेगी। वाहनों के ग्रीन और ट्रिप कार्ड बनाने का भी काम जारी है। बड़ी जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। चलिए देहरादून की ओर रुख करेंगे। 2 मई को खुलेंगे केदारनाथ धाम के कपाट। दरअसल 27 अप्रैल को ओंकारेश्वर मंदिर में भैरवनाथ की पूजा होगी। 28 अप्रैल को बाबा की पंचमुखी मूर्ति का प्रस्थान देखने को मिलेगा। 1 मई को केदारनाथ धाम मूर्ति पहुंचेगी और ये तमाम जानकारी सामने निकल करके आ रही है। वहीं बागेश्वर जिले में गरुड़ नगर पंचायत के अंतर्गत बैजनाथ भकुन खोला मैदान में 3 दिवसीय कित्योर महोत्सव का शुभारंभ हो गया है, जिसका मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल रूप से उद्घाटन किया। इससे पूर्व विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं और महिला मंगल दल की महिलाओं द्वारा गरुड़ से बैजनाथ तक भव्य सांस्कृतिक झांकी निकाली गई। वहीं विभिन्न विभागों द्वारा अपने अपने स्टॉल लगाकर जन समस्याएं को उपयोगी जानकारियां प्रदान की गई। स्कूली बच्चों द्वारा वंदना और स्वागत गीत प्रस्तुत किए गए। इस मौके पर स्वीप टीम द्वारा मतदाता जागरूकता कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया, जिसमें जिलाधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष भट्टगाई ने उपस्थित सभी लोगों को मतदाता जागरूकता की शपथ दिलाई। साथ ही परिधान प्रतियोगिता, शगुन आखर और वॉलीबॉल प्रतियोगिता समेत अनेक सांस्कृतिक और खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी हुआ। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि कित्योर महोत्सव के माध्यम से इस ऐतिहासिक क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को व्यापक पहचान दिलाने के लिए सराहनीय प्रयास है।
इस प्रकार के आयोजन हमारी समृद्ध परंपराओं को संजोए रखते हुए उन्हें आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने के महत्वपूर्ण राह पर एक बड़ा योगदान रहता है। हमारी लोक संस्कृति ही हमारी असली पहचान है। उत्तराखंड की लोक कला, संस्कृति, परिधान और खान पान पर हमें गर्व होना चाहिए। हमारे राज्य के अंदर विभिन्न प्रकार की संस्कृति, सभ्यताएं, उनके रहन सहन रहे और इतिहास के पन्ने गवाह हैं कि जो कत्यूर वंशज है, जो कि गरुड़, बैजनाथ, गेवाड़, चखुटिया, इस क्षेत्र में उनका बहुत बड़ा प्रभाव रहा है। उनका राजवंश रहा है और उनके राजवंश के समय जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय धार्मिक स्थान है, उनको ऐतिहासिक मूर्त रूप देने का काम, मंदिरों का निर्माण का काम उनके द्वारा किया गया और वो हमारे आने वाली ये युवा पीढ़ी को भी, बच्चों को भी जानकारी होनी चाहिए। महाकोट ब्राह्मणी को प्रणाम करते हुए और हमारे चूँकि कत्यूर घाटी एक ऐतिहासिक हमारी घाटी रही है और लंबे समय तक कत्यूरी शासकों का राज्य इस कत्यूर घाटी में रहा है और मुझे लगता था कि बहुत इस कत्यूर घाटी में कोई ऐसा कार्यक्रम होना चाहिए जो हमारे कत्यूर की, जो हमारी संस्कृति है, कत्यूर की जो हमारी भावनाएं हैं, उन भावनाओं को उजागर एक मंच के माध्यम से हम करें। और विगत वर्ष हम सबके द्वारा और जिला प्रशासन द्वारा और माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से कत्यूर महोत्सव का आयोजन हम लोगों ने किया। हमारे रुक करेंगे अब लखनऊ की ओर, जहां पर अभिनेता इमरान हाशमी ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान अभिनेत्री यामी गौतम भी साथ में मौजूद रही। फिल्म प्रोडक्शन से जुड़े अन्य लोग भी बैठक में शामिल हुए। डिप्टी सीएम ने फिल्म निर्माण से जुड़ी मदद का पूरी तरह से सहयोग करने का आश्वासन दिया है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से एक महत्वपूर्ण बयान सामने आया है। दरअसल उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की 135वीं जयंती पर कहा कि 14 अप्रैल बाबा साहब अम्बेडकर की जन्म जयंती एक ऐसी तिथि है जो इस देश के गरीब और पिछड़ों के लिए त्योहार से भी बढ़कर है। केशव प्रसाद मौर्य ने आगे कहा कि आज मुझे यहाँ आने का अवसर मिला है। बाबा साहब अम्बेडकर ने सभी को कहा था कि शिक्षित और संगठित बनो, अपने सम्मान और अधिकार के लिए संविधान के अनुसार संघर्ष करो। यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को याद करते हुए मौर्य ने उनके योगदान को सराहा और लोगों से उनके मार्गदर्शन पर चलने की अपील की। तो कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार ने कहा कि हम अनुसूचित जाति को भी आरक्षण दे रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि जो लोग आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं, उन्हें हम मुख्य धारा में लाए। यही हमारी मंशा है। कांग्रेस पार्टी समाज के हर वर्ग पर ध्यान दे रही है। तो प्रयागराज से एक अहम जानकारी सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती पर एक बेहद ही कड़ी प्रतिक्रिया दी है। अजय राय ने कहा कि आज बाबा साहब अंबेडकर की जयंती है, हम उनके जन्म दिवस पर यहां आए हैं, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतने महान व्यक्ति के जन्म दिवस से एक दिन पहले प्रयागराज की धरती पर एक दलित को जिंदा जलाकर मार दिया गया। अजय राय ने इस घटना के बाद यूपी सरकार की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए और कहा कि इस सरकार में पूरी तरह से कानून व्यवस्था ध्वस्त है। यहाँ जंगल राज कायम है। हम इसकी जितनी निंदा करें वो कम है। कांग्रेस नेता ने प्रदेश की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर जमकर के हमला बोला। बाबा भीमराव साहब की आज जयंती है। आज हम लोग उनके जन्म दिवस पर आज यहाँ आए हैं और निश्चित तौर से बाबा साहब ने जो इस देश को संविधान दिया, इस देश को एकरूपता दी, आज उनकी जयंती पर आज हम लोग यहाँ प्रयागराज आए हैं। पर आज दुर्भाग्य है कि आज उतने बड़े महान व्यक्ति का जन्म दिवस है और एक दिन पूर्व इस प्रयागराज की धरती पर एक दलित को जिंदा जलाकर मार दिया जाता है। इस सरकार में जो कानून की बात करती है, जीरो टॉलरेंस की बात करती है, पूरी तरीके से कानून व्यवस्था ध्वस्त है, जंगल राज कायम है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो अपने निर्णय में, जो अपने टिप्पणी में कहा है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है, और वो साबित हो गया कि बनारस के अंदर एक बच्ची के साथ 23 लोग रेप करते हैं। अभी कासगंज में मुझे पता चला कि जो 8 लोग
एक वहां एक महिला का बलात्कार किए हैं, उसमें एक व्यक्ति वो भारतीय जनता पार्टी का प्रमुख नेता है। आज ये पूरे प्रदेश के अंदर जंगल राज चल रहा है योगी के समय में, और उसकी पुनरावृत्ति आप देख सकते हैं कि प्रयागराज में अंबेडकर जी की जयंती के पहले एक दलित को जिंदा जलाकर मार दिया गया। इसकी हम जितनी भी निंदा करें कम है। बाबा भीमराव साहब की आज जयंती है। आज हम लोग उनके जन्म दिवस पर आज यहाँ आए हैं और निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश के अमरोहा से एक चौंका देने वाली घटना सामने आ रही है, जहां यूपी पुलिस का एक सिपाही धर्म की दहलीज लांघकर 2 बार शादी करता है, 2 अलग अलग धर्मों में। मामला थाना डिडौली क्षेत्र का है। सिपाही पुष्पेंद्र सिंह को मुस्लिम युवती जैनब से प्रेम हुआ। 3 दिसंबर 2024 को आर्य समाज मंदिर में शादी की गई, जहां जैनब ने नाम बदलकर जानवी आर्य रख लिया, लेकिन इसके बाद कहानी ने नया मोड़ लिया। उसी पत्नी के कहने पर पुष्पेंद्र सिंह ने खुद को रेहान बनाकर मुस्लिम रीति रिवाज से निकाह किया, और जब इसकी भनक बजरंग दल को लगी तो उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सिपाही को अपने साथ ले लिया। पुष्पेंद्र फिलहाल पुलिस लाइन में तैनात है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। अब सवाल ये कि क्या ये सिर्फ प्यार था या धर्मांतरण की एक नई चाल। और वहीं पश्चिम बंगाल के सियालदह से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां भारतीय धर्मनिरपेक्ष मोर्चा आईएसएफ के सदस्यों और समर्थकों ने वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने इस अधिनियम को तत्काल निरस्त करने की मांग की है। प्रदर्शन के दौरान आईएसएफ के कार्यकर्ताओं ने जमकर के नारेबाजी की और प्रशासन से वक्फ संशोधन अधिनियम को रद्द करने की मांग की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यह संशोधन उनके समुदाय के हितों के खिलाफ है। सियालदह में प्रदर्शन के बाद इलाके में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिसके चलते पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है। चलिए रुक करेंगे अब पीलीभीत की ओर, जहां पर जिले में बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें छोटे छोटे बच्चों के साथ सैकड़ों महिलाओं ने हिस्सा लिया। वहीं इस यात्रा में डॉक्टर अंबेडकर की मनमोहक झांकी आकर्षण का केंद्र बनी और इस दौरान युवा ढोल नगाड़ों की धुन पर नाचते दिखे। इसके साथ ही लोगों ने बाबा साहेब के पोस्टर और झंडे के साथ बाबा साहब अमर रहे के नारे भी लगाए। वहीं यात्रा के लिए स्थानीय लोगों ने पानी और शरबत की व्यवस्था भी की। ये यात्रा पुलिस और प्रशासन की कड़ी निगरानी में शांतिपूर्ण संपन्न हुई। इस शोभा यात्रा का मुख्य उद्देश्य समाज में समरसता, सौहार्द और सद्भावना को बढ़ावा देना है। ये भव्य शोभा यात्रा बीसलपुर इलाके में निकाली गई। वहीं वाराणसी जिले में मुर्शिदाबाद में हिंसा को लेकर ममता का पुतला फूका गया है। दरअसल वाराणसी में सीएम ममता बनर्जी को लेकर जबरदस्त आक्रोश बना हुआ है। इस दौरान ममता बनर्जी का पुतला फूंककर सरकार को बर्खास्त करने की मांग की गई है। साथ ही मुर्शिदाबाद बचाओ देश बचाओ मार्च निकाला गया है, जिसमें हिंदुओं को बचा लो सरकार की तख्ती के साथ प्रदर्शन किया गया। देश की जनता करे पुकार, हिंदुओं को बचा लो सरकार। इस अवसर पर विशाल भारत संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राजीव गुरुजी ने कहा कि पश्चिम बंगाल हिंदुओं के लिए असुरक्षित हो गया है। किसी न किसी बहाने हिंदुओं को खुलेआम मारा जा रहा है, उनको भगाकर उनकी जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है। हिंदू महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं, हिंदू घरों को छोड़कर पलायन कर रहे हैं। अपने ही देश में हिंदू इस्लामी जिहाद का शिकार हो रहे हैं। अरबी, तुर्की, मुगल और अब बांग्लादेशी मुसलमान हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं। इन पर तभी लगाम लगेगी जब बेलगाम ममता सरकार जैसी नेताओं को जेल भेज दिया जाएगा। वहीं मुस्लिम महिला फाउंडेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष नाजनीन अंसारी ने कहा कि पश्चिम बंगाल हिंदुओं के लिए मानवाधिकार हनन का केंद्र बन गया है। ममता बनर्जी का पुतला फूका जा रहा है। इतना आक्रोश है लोगों के दिल दिमाग में कि 500 हिंदू पलायन कर गए। हिंदुओं को खींच खींच के मारा जा रहा है, उनके घर जलाए जा रहे हैं।
बच्चों को मारा जा रहा है। अब पूरा मुर्शिदाबाद खाली करा दिया जाएगा हिंदुओं से। हिंदुओं की महिलाओं को कहा जा रहा है कि हम तुम्हारे साथ रेप करेंगे तब तुमको हम जिंदा छोड़ेंगे। इस तरह से अत्याचार अगर पूरी दुनिया में कहीं हो रहा है तो पश्चिम बंगाल में हो रहा है। और ममता बनर्जी का पूरा उनको सहयोग है, पूरा हाथ है। ये पश्चिम बंगाल को इसने बांग्लादेश बना दिया है और बांग्लादेश में जो कट्टरपंथी इस्लामिक कट्टरपंथी है उसको इसने सह दिया है और उसके सह के आधार पर आज पूरे पश्चिम बंगाल को ये जला रहे हैं और आज पूरे देश को खतरा है इससे। और ये जो हिंसा ये कर रहे हैं हिंदुओं के साथ, ये चिंताजनक है। तो फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी है।